गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पॉलिटिक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम की समझदारी। अभी तक हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। श्रीलंका में भी दो लैंग्वेज, दो कम्युनिटीज़ के लोग जो कि सिन्हाला और तमिल्स थे, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच अविश्वास उत्पन्न हुआ। उसके कारण वहाँ पे दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या हुआ, सिविल वार हुआ, गृह युद्ध छिड़ा, जिससे भारी मात्रा में नुकसान हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम ने क्या समझदारी अपनाई। द बेल्जियंस लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। Between 1970 and 1993, they amended their constitutions 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. बेल्जियम के जो लीडर्स थे, नेता लोग थे, उनने श्रीलंका से जस्ट अपोजिट रास्ता चुना था। उन्होंने अपने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ जो थी वहाँ की, उसको एक्सेप्ट किया था। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में 4 संशोधन किए थे। वो इस बात के लिए किए गए थे कि जो कंट्री में रहने वाला एवरी पर्सन, कोई भी आदमी हो, वो सभी लोग मिलजुल कर रह पाए और एक दूसरे को बेगानेपन का एहसास न हो, इसलिए किए थे। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। हम यहाँ बेल्जियम के कुछ मॉडल की जो मुख्य बातें हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। संविधान जो था, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था बेल्जियम का, इस बात का प्रावधान हो गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें डच लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले मिनिस्टर्स की संख्या क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। सब स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लैंग्वेजिस्टिक ग्रुप। कोई स्पेशल कानून तभी बन पाएगा जब दोनों लैंग्वेजेस के जो ग्रुप थे, समूह के जो सांसद थे, उनका उस लॉ के पक्ष में बहुमत हो। पर्टिकुलर कोई भी कम्युनिटी के द्वारा एकमत फैसला नहीं कर सकते। मतलब ठीक है। सेकेंड हमारा पॉइंट है, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो क्षेत्र की सरकारों के सुपुर्द की गई थी, या केंद्र सरकार की जो पावर्स थी, जो शक्तियाँ थी, वहाँ की कंट्री के 2 इलाकों में डिवाइड की गई थी, मतलब दे दी गई थी उनको। The state government are not subordinate to the central government। जो स्टेट गवर्नमेंट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं था। ये कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। थर्ड पॉइंट है, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। जो ब्रुसेल्स था वहाँ पर सेपरेट गवर्नमेंट थी, दोनों ही कम्युनिटीज़ के लोग जो थे वो समान प्रतिनिधित्व थे उनके। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इन ब्रुसेल्स में, बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशंस को एक्सेप्ट किया था, इसलिए। थर्ड वाला हमारा टॉपिक था, पॉइंट था, जो ब्रुसेल्स था उसमें अलग या डिफरेंट या सेपरेट गवर्नमेंट थी। दोनों की जो कम्युनिटीज़ थे उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ के। फ्रेंच जो कम्युनिटीज़ थी या फ्रेंच भाषी लोग जो थे ब्रुसेल्स में, उनने इस जो समान प्रतिनिधित्व था इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। क्यों? क्योंकि जो डच भाषी लोग थे उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बराबरी का प्रतिनिधित्व था उसको स्वीकार किया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ 3 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ 3rd लेवल की गवर्नमेंट भी थी या काम करती थी,
जिसको यहाँ बोला गया है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रांस एंड जर्मन स्पीकिंग। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी पर्टिकुलर उसको या तो डच, फ्रेंच और जर्मन कोई भी एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को चुनाव करते थे उस गवर्नमेंट का। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ये एजुकेशनल से रिलेटेड, कल्चरल से रिलेटेड एंड लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज को क्या करती थी, सॉल्व करती थी, या इन जो फैसले आते थे इन मसलों पर क्या करती थी, वो अपना फैसला देती थी, उसका अधिकार था। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेट। बेल्जियम का जो मॉडल है कुछ जटिल लग सकता है हमें। इट इंडेड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेट, ये निश्चित ही रूप से कॉम्प्लिकेटेड है, इवन फॉर पीपल लिविंग इन द बेल्जियम, और जो बेल्जियम में रहते हैं उन लोगों के लिए भी। बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार, पर जो ये व्यवस्था थी ये बेहद ही सफल रही वहाँ की। दे हेल्प टू अवॉइड सिविल स्ट्रीफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़। इसके कारण क्या हेल्प हुई, वहाँ पे जो सिविल स्ट्रीफ, जो गृह युद्ध था, उसकी आशंका जो थी, पॉसिबिलिटी थी, वो क्या हो गई, कम हो गई, या लगभग विराम लग गया उस चीज़ पर। जो बेल्जियम के जो लोग थे, गृह युद्ध नहीं छेड़ने के कारण यदि ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती, सिविल वॉर वहाँ पे भी होता, तो दो कम्युनिटीज़ के कारण वहाँ पे भी बेल्जियम ही दो कंट्री के बीच में, या कंट्री जो थी वो दो पार्ट में बढ़ जाती, बट ऐसा वहाँ नहीं हुआ। When many countries of European come together to form the European Unions, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी एक साथ आई और उन्होंने यूरोपियन यूनियंस बनाने का फैसला किया। और ब्रुसेल्स वाज चूज एज इट्स हेडक्वार्टर, और उन्होंने ब्रुसेल्स को क्या किया, अपना हेडक्वार्टर चुना। ये हमारा था थर्ड टॉपिक, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। थैंक यू।